तो ये हमारे कोर्स की सेकंड वीडियो है। आई गेस आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो देख ही लिया होगा। तो इस कोर्स में हम पूरा सीखने वाले साइबर सिक्योरिटी हर एक पार्ट कवर करेंगे, प्रैक्टिकल से लेकर थ्योरी तक। सो आइए शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो हम एक एक्टिविटी के साथ चालू करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो तिजोरियाँ हैं यानी कि वॉल्ट है। तो एक में जस्ट मान के चलिए कि एक में लॉक नहीं है और एक में लॉक है, सिक्योर्ड है। तो आप किस में अटैक करना चाहोगे? मतलब आई गेस हम सिर्फ एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। सो आप किस पे अटैक करोगे? ऑब्वियसली ए में। तो हम साइबर सिक्योरिटी में यही दिखाना चाहते हैं, अगर हमने किसी चीज़ को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हो जाती है कि हमने वो गलती की है। तो हम हैकर को इनविटेशन देते, आओ भाई आएगा ले लो जो भी है हमारे पास। तो हम सेकंड एक्टिविटी देख लेते हैं अब कि एक वॉल्ट में सिर्फ 1 मिलियन है और सेकंड वॉल्ट में 10 मिलियन है। तो अब आप किस पे अटैक करना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप वॉल्ट वी पे अटैक करोगे क्योंकि इस पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आप इस पे प्रैक्टिस करोगे अटैक करने की। हमारी कोई भी वैल्यूएबल चीज़ हो या फिर वो एसेट्स हो या डेटा हो, कुछ भी हो, उसे हमेशा सिक्योर रखना चाहिए। या फिर वो कम मात्रा में हो या फिर ज़्यादा मात्रा में, हमें कोई भी हैकर को चांस देना ही नहीं है वो हमारे एसेट्स का फ़ायदा उठा पाए। तो देख लेते हैं आज के कोर्स में हम क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी देखेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे टर्म है जो आप पिछली वीडियो में मैंने बताया था लेकिन डीप में नहीं था, और फिर इस वीडियो में हम उसे डीपली पढ़ेंगे और कुछ नेटवर्किंग के भी पार्ट है। तो आइए देख लेते हैं, उसे मैं कवर कर लेता हूँ। व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी देखेंगे। उसके बाद हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो इंक्लूड है साइबर सिक्योरिटी में। उसके बाद हम देखेंगे हाउ डू यू गेट इंटरनेट, आपको इंटरनेट कैसे मिलता है। और हमारा लास्ट टॉपिक है कॉमन टाइप्स ऑफ अटैक। हमने लास्ट वीडियो में कवर तो किया था लेकिन डीपली नहीं था, और इस वीडियो में हम उसे रिकवर भी कर लेंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं। सो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। सो जैसे कि मैंने बताया था, साइबर सिक्योरिटी इज़ अ टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस दैट वी डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क एंड डिवाइस फ्रॉम अटैक, डैमेज और अनऑथराइज एक्सेस। हमने साइबर सिक्योरिटी इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि अब जो भी है मोस्ट ऑफ द चीज़ें अब डिजिटली वर्चुअली होता है, तो उसे भी सिक्योर करने के लिए, वर्चुअल क्राइम को रोकने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी है जो कि हमें अटैक और डैमेजेस से बचाएगा। सो वी कैन से दिस इज़ साइबर सिक्योरिटी। सो बहुत से लोगों को यही लगता होगा कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक ही है। जी नहीं, ये दोनों एक ही नहीं है। एटलीस्ट मतलब आप कह सकते हो थोड़ा बहुत सेम सिमिलर है लेकिन ऑलमोस्ट नहीं है। तो आइए इन्हें देख लेते हैं आखिर में ये है क्या। सो साइबर सिक्योरिटी का है तो साइबर सिक्योरिटी स्टेइंग सेफ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर्स एंड ऑनलाइन ट्रबल मेकर्स। यानी कि मतलब साइबर सिक्योरिटी एक फिजिकली अगर कोई भी अटैकर हो या फिर कोई हार्मफुल चीज़ें हो रही हो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में या फिर डिवाइसेस में, सो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी रेफ़र करते हैं। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जैसे कि इसके नाम में इंफॉर्मेशन यानी कि ये कोई डेटा के बारे में बात कर रहा है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख रहा होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो ये बात कर रहा होगा एक डेटा के बारे में, पर्टिकुलर डेटा एसेट्स के बारे में, उसे सिक्योर रखने के बारे में। सो एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा डेटा है वो जिसके लिए बना है वही उसे एक्सेस करे, ना कि कोई और क्रेडेंशियल, जो भी क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स हमारे हो गए ना, हम ये नहीं चाहेंगे कोई और भी यूज़ करे हमारे अलावा। सो उसे सिक्योर करने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है। सो आई गेस आप इन दोनों का डिफरेंस समझ गए होगे, ज़्यादा कुछ नहीं। साइबर सिक्योरिटी एक डिजिटल यानी कि कंप्यूटर हैकर्स और ऑनलाइन ट्रबल मेकर्स से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी रेफर किया जाता है, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्टिकुलर डेटा को सिक्योर करने के लिए हम रेफर करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो आइए आगे चलते हैं, हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे नेटवर्क्स के। तो पहला तो हम नेटवर्क के बारे में ही देखेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में, आखिर में इंटरनेट क्या है। आई होप आप सारे टर्मिनोलॉजी यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट्स है आप उसके नोट्स बना रहे होंगे ताकि आपको बाद में डिफ़िकल्टीज ना हो। आपको बाद में भी रेफ़र करने के लिए कुछ ना कुछ एक पॉइंट या फिर एक ट्रिगर चाहिए। सो आप सब पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे होंगे। तो अगला हम देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में। कुछ इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में, आईपी एड्रेस क्या होता है। और फिर हम मैक एड्रेस के बारे में बात करेंगे जो कि सिमिलर होता है आईपी एड्रेस से ही, लेकिन दोनों का अलग अलग काम होता है। और फिर हम देखेंगे डीएनएस के बारे में, डीएनएस क्या होते हैं, उनका क्या काम है। और फिर हम देखेंगे उसके बाद डीएचसीपी जो कि हमें आईपी प्रोवाइड करता है। और फिर हम देखेंगे राउटर्स के बारे में, राउटर्स क्या होते हैं, हमारे
पूरे नेटवर्क या पूरे इंटरनेट में राउटर्स क्या मेन रोल प्ले करते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ बात करेंगे मालवेयर्स के बारे में, मालवेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मालवेयर होते हैं, और फिर हम देखेंगे वायरसेस के बारे में, और फिर हम देखेंगे वर्म्स के बारे में, वर्म्स क्या होते हैं, क्या उनके फंक्शनैलिटी होती है, और लास्ट में हम देखेंगे बॉट्स के बारे में, बॉट्स क्या होते हैं और कितने हार्मफुल होते हैं। और ये हमारा लास्ट जो है हैश फंक्शन एंड उसके वैल्यूज़ देखेंगे क्या होते हैं हैश वगैरह, और कितना सिक्योर करता है हमें हैशेस, उसे भी हम कवर करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। पहला हम अपने नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, आखिर में नेटवर्क होता क्या है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कई जगह पे अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक देखेंगे तो माफ़ करना। सो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, द नेटवर्क इज़ अ कनेक्शन बिटवीन अ टू और मोर कंप्यूटर्स सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब इसका सिंपल से ये मतलब है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है एक दूसरे से तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका कंप्यूटर और आपका प्रिंटर जो कि डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर से अपने प्रिंटर को मैसेज या पैकेट्स जो भी सेंड कर रहे हैं कि भाई ये इसे प्रिंट कर दे, तो एक नेटवर्क हो गया, वो आपके साथ है, आपके नेटवर्क में है, तो उसे हम नेटवर्क कहेंगे। और फिर यहाँ पे एक और है, कई सारे डिवाइसेस हमारे राउटर से कनेक्टेड होते तो वो सभी एक ही नेटवर्क में है। फॉर एग्जांपल, आपका घर का जो भी राउटर होगा वो सारे डिवाइसेस आपके घर के डिवाइसेस उस राउटर से पर्टिकुलरली कनेक्टेड होंगे, तो उन सारे डिवाइसेस एक ही नेटवर्क में कहलाएंगे। सो उन्हें ही हम नेटवर्क कहते हैं। एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हो एक ही नेटवर्क में तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स कहेंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे सेकंड टर्म के बारे में, इंटरनेट के बारे में। तो सिंपली मैं बताना चाहूँगा आपको इंटरनेट का मतलब। तो जैसे कि हमने पीछे देखा कि नेटवर्क के बारे में, तो सिंपली आप ये कंसिडर कर सकते हो, जब कई सारे नेटवर्क एक साथ कनेक्ट होते हैं उसे हम इंटरनेट कहेंगे। वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, वर्ल्ड वाइड हो जाता है। तो कई सारे हमारे नेटवर्क्स हैं ना, जैसे आपका राउटर, आपके साइड वाले का राउटर, मतलब पूरी सिटी का राउटर जब एक साथ कनेक्टेड हो तो उसे नेटवर्क कहेंगे। तो जैसे कि आपकी सिटी में ही आपका दोस्त रहता होगा, तो आप जब बात करना चाहोगे तो वो पैकेट्स जो भी आपके राउटर, सिटी या फिर सोसाइटी के थ्रू जाएगा, वो सब एक ही इंटरनेट में आ गए। तो कई सारे नेटवर्क एक साथ कनेक्टेड हो तो उसे हम इंटरनेट कहेंगे, बस यही इसका मतलब है। आप चाहे तो ये भी पढ़ सकते हो। और फिर जैसे कि मैंने बताया, दो कंप्यूटर्स एक दूसरे से इंटरनेट पे कनेक्ट हो गए, आपका और आप दोस्त जो भी आप बात करना चाहोगे, फाइल शेयर करना चाहोगे, वो एक काइंड ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड करता है, आप पैकेट सेंड कर पाओ आपके कंप्यूटर से आपके दोस्त के कंप्यूटर तक। अब बात करते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो सिंपली मैं ये बताना चाहूँगा आपको, कोई भी हम बड़ी चीज़ बनाते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसे एक अच्छे से चलने के लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं, प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, उसे ही हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहेंगे। जो इंटरनेट को सही से चलने के लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहेंगे। आइए इसे भी देख लेते। All data that is being to transfer or receive cannot just follow any path to control the flow of internet and the connectivity. There are a set of rules are used. We call them internet protocol. तो जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई भी कैसे भी चलेगा तो फिर बहुत गर्दी हो जाएगी और फिर बहुत ही फ्लो बढ़ जाएगा, एक ही रास्ते से जा रहे हैं, इंटरनेट स्लो पड़ जाएगा। तो उन्हें मैनेज करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए, उसे हम कहेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। आपने कई बार सुना होगा आईपी एड्रेस, आखिर में ये होता क्या है। आइए हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। आईपी एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी इसे ही कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल को एड्रेस। इट इज़ अ लेबल असाइंड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। अगर आपको इंटरनेट में कनेक्ट होना है, सभी से कनेक्टेड होना है, डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर आईपी लगेगी जो कि यूनिक होता है हमेशा। अगर हम पब्लिक आईपी की बात करें तो वो हमेशा यूनिक होता है। आईपी हमें क्यों लगता है, हमें कम्युनिकेशन के लिए लगता है। ये 32 बिट का होता है और ये डेसिमल में रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया है। इसे ही हम आईपी कहेंगे। तो आइए, जो कि इससे सिमिलर है, मैक एड्रेस क्या होते हैं उन्हें देख लेते हैं हम। तो मैक एड्रेस, फॉर एग्जांपल, मैंने आईपी के बारे में बताया था कि आईपी एक लोकेशन टाइप, अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई एक क्या हो गया, आईपी हो गया। और उसके बाद मुंबई के अंदर आप कहाँ पे रहते हो, एक पर्टिकुलर कुछ एड्रेस होगा ना, तो उसे हम एक फॉर एग्जांपल एनालॉजी के हिसाब से मैक एड्रेस समझेंगे, जो कि ये हेक्साडेसिमल होता है। और ये पर्टिकुलरली आपके पास जो भी एनआईसी कार्ड है, आपका वाईफाई का जो भी डिवाइस है, उसमें ये इनबिल्ट आता है, पहले से आता है, ये चेंज नहीं किया जा सकता जनरली।
और जैसे कि मैंने बताया IP 32 बिट का होता है, हमारा मैक एड्रेस 48 बिट का होता है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हम हेक्साडेसिमल में। सो उसे ही हम मैक एड्रेस कहेंगे। आइए यहाँ पे भी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है असल में। इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर that is given to the every device that are connected to the internet। सो मैक एड्रेस पर्टिकुलरली डिवाइस को दिया जाता है। अगर आपके पीसी में NIC कार्ड्स है तो उसमें ऑलरेडी वो इनबिल्ट कंपनी जो बनाती है वही उस पर मेंशन किया जाता है। IP एड्रेस तो चलो अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाओगे तो आपकी IP चेंज होगी, लेकिन ये चेंज नहीं होता। आई गेस आप IP और मैक एड्रेस में डिफरेंस समझ गए होगे। मैं एक और बार आपको रिवाइज करना चाहूँगा। अगर किसी को आपकी सिटी में आना है तो वो सिटी का नाम IP हो गया, और किसी को आपके सोसाइटी में आना है तो वो मैक एड्रेस प्रोवाइड बताएगा। सो आइए DNS के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही मेन रोल प्ले करता है हमारे इंटरनेट में सर्विंग के लिए या फिर कुछ भी ढूंढने के लिए। तो असल में होता क्या है, देखिए हम कुछ भी क्वेरी करते हैं जैसे कि google.com, तो वो हमारे इंटरनेट या फिर हमारे डिवाइसेस को ऐसा नाम नहीं समझता, और हमें नंबर याद रखना आदत नहीं, हम नंबर्स को याद नहीं रख सकते, बड़े नंबर्स को। सो एक यहाँ पे बीच में आदमी होता है, मतलब बीच में एक सर्वर मशीन होता है जो कि हमारे इनपुट को नंबर्स में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा सिस्टम समझ पाए आखिर में इसको कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे फ़ोन बुक के जैसे काम करते हैं, जैसे कि हम नाम लिखते राहुल और उसके साइड में नंबर लिखते। नंबर तो हम सबका याद नहीं कर सकते ना, नाम याद करते। तो ये वैसा ही है, हम जस्ट टाइप करेंगे राहुल तो ये उसका नंबर दे देगा और फिर फ़ोन लगा देगा। तो कुछ ऐसा ही काम करता है DNS। हर वेबसाइट्स के अलग अलग IPs होते हैं, तो हमारे डिवाइसेस को IPs से समझ में आता है इस बंदे को क्या सर्च करना है आखिर में। फॉर एग्जांपल आइए यहाँ पे सिंपली एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो गए होंगे तो एक कंप्यूटर है, उसे google.com सर्च करना है तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, टाइप करेगा google.com। तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाएगा DNS सर्वर के पास। हालांकि इसके पीछे भी बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, लेकिन हम जस्ट जनरली ऊपर से बात कर लेते हैं। तो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर अपनी लिस्ट में देखेगा गूगल की IP क्या है, तो फिर ये रिक्वेस्ट देखते ही वो एक IP उसको पता चल जाएगा गूगल की IP ये है, तो वो उसे सेंड कर देगा और हमारे कंप्यूटर को पता चल गया अरे हाँ ये IP है, तो वो यहाँ से जाएगा। तो ऐसा कुछ काम करता है हमारा DNS। हम उसे सिंपली एक नाम दे देंगे, यानी कि जो भी हम सर्च कर रहे हैं वेबसाइट, और वो अपने लिस्ट में देखेगा इस वेबसाइट की IP क्या है, वो हमारे PC को दे देगा। फिर हमारा PC इंटरनेट के थ्रू उसे वहाँ तक पहुँच जाएगा और फिर हमारा जो भी काम है वो हो जाएगा उस वेबसाइट से, वो वेबसाइट खुल जाएगी हमारे पास। तो अब बात कर लेते हैं DHCP के बारे में। तो हम कब से देख रहे IP, मैक एड्रेस, ये सब देख रहे, लेकिन आखिर में IP देता कौन है, बताता कौन है? जैसे कि हमने पीछे देखा कि IP हमेशा यूनिक होता है हमारे पब्लिक नेटवर्क में, तो IP देता कौन है? तो ये एक DHCP सर्वर अलग से होता है जो कि हमारे राउटर में भी इनबिल्ड होता है। सो नॉर्मली इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल। तो जैसा कि मैंने बताया ये हमारे नेटवर्क में हमें IP प्रोवाइड करता है। तो आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं। इट्स अ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड टू असाइन एन IP एड्रेस टू एनी डिवाइस दैट वांट्स टू कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो जैसे कि हमने पीछे भी देखा कि अगर हमें इंटरनेट में कनेक्ट होना है तो हमें हमारे पास एक IP होना चाहिए। तो वो IP ला के कौन देता है? DHCP। ये इसके पास सारी लिस्ट होती है, तो ये हर एक डिवाइस को यूनिक IP प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ये DHCP सर्वर है, तो दो कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये राउटर जस्ट मान के चलो, और ये हमारे PC, यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड इन्होंने टाइप किया। तो आप कभी भी देखना वहाँ पे जब आप टाइप करोगे तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन या फिर IP रिजोल्यूशन दिखेगा आपको। तो असल में क्या करते हैं, वो इससे पूछता है भाई मुझे IP दे दे, मुझे इंटरनेट पे काम है। तो ये क्या करते हैं, इसे एक यूनिक IP दे देगा और ये कहेगा मुझे भी कनेक्ट होना है, तो ये भी इसे यूनिक IP दे देगा। सो इन दोनों का नामकरण हो जाता है कि इंटरनेट पे आप इस नाम से जाने जाओगे और फिर जाओ आप सर्व कर सकते हो, आपका जो भी काम है आप उस पर कर सकते हो। तो DHCP नॉर्मली हमें IP प्रोवाइड करता है हमारे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं राउटर के बारे में, जो कि बहुत ही मेन डिवाइस होता है हमारे नेटवर्किंग में। जो राउटर हमारा होता है वो असल में क्या करता है, हम अपने नेटवर्क में तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेटवर्क से पैकेट कहीं और जाना चाहिए। तो सब कुछ हमारे नेटवर्क में ही तो नहीं है, गूगल हमारे पास तो नहीं है कि हम कंप्यूटर खोलेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल जाएगा। हमें गूगल से इंफॉर्मेशन लानी पड़ती है। सो राउटर क्या करते हैं, हमारे पैकेट्स को मैनेज करता है और फ्लो कंट्रोल्स को संभालता है, और कौन सी पैकेट्स
कहाँ जानी चाहिए। अगर ये पैकेट्स नेटवर्क के बाहर के लिए नहीं है तो वो नेटवर्क के बाहर नहीं जाने देगा। सो हम बात करें हमारे इंटरनेट से, हमें हमारा राउटर ही कनेक्ट करता है। राउटर का मेन रोल यही होता है कि हमें हमारे इंटरनेट से कनेक्ट करे। सो आइए हम अगले टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, मालवेयर के बारे में। आखिर मालवेयर क्या है? इट्स अ मैलिशियस प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर दैट डिस्टर्ब और डैमेज द कंप्यूटर। सो नॉर्मली मालवेयर आपने भी कई बार सुना होगा, आपको आई गेस पता भी होगा कि मालवेयर वही होता है जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर देता है किसी न किसी तरीके से। फिर वो कौन से भी टाइप के मालवेयर हो, फॉर एग्जांपल रैनसमवेयर हो जो कि हमारे कंप्यूटर को लॉक कर देता है और उसे खोलने के लिए हैकर्स हमसे पैसे मांगते हैं। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अटैक हो चुके हैं और उन्हें पैसे देने पड़ते, तो ये गारंटी नहीं कि हम उन्हें पैसे देंगे तो वो हमारे सिस्टम को अनलॉक कर देंगे। सो यही होता है रैनसमवेयर। और स्पाईवेयर फॉर एग्जांपल हमारे पीसी में कोई भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर देंगे जो कि हमें पता नहीं होगा, और वो धीरे धीरे हमारे कंप्यूटर में क्या चल रहा है, हम क्या टाइप कर रहे हैं, वो सब उसे बेचते रहता है। और हम जो भी हमारा पीसी का जो भी एक्टिविटी रहता है वो सब उसे बेचते रहता है। और बात करते हैं हम एडवेयर के बारे में, तो ये हमारे डिवाइस में इम्प्लीमेंट हो जाता है और हमें एड्स दिखाने लगता है जो कि रेवेन्यू जनरेट करके देता है हमारे हैकर्स को, तो उसे ही हम एडवेयर कहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं वायरस के बारे में जो कि मालवेयर के अंदर ही आता है। तो viruses requires the someone to knowingly or unknowingly spread the infection without the knowledge or permission of a user system administrator। देखो वायरस अनजाने में आ जाता है, या फिर हम कोई इंटरनेट में यूज़ कर रहे हैं और गलती से हमसे वायरस आ जाता है, या फिर कोई जानबूझकर हमारे सिस्टम में वायरस इम्प्लीमेंट करता है। तो वायरस की बस एक ये बात है कि वायरसेस को खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसमें एक्टिवेट करना पड़ता है हैकर को, और फिर उसके बाद उसका काम हो गया, वो हमारे सिस्टम को डैमेज कर देगा। जो भी उस काम के लिए वायरसेस बने वो काम अपना पूरा कर देगा। और फॉर एग्जांपल मैं बात करूँगा मेलिसा वायरस के बारे में, जो कि बहुत बड़ा वायरस था और बहुत सारे सिस्टम को डैमेज भी किया था। अगर आपको इसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो आप एक बार गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेलिसा वायरस, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया मेलिसा वायरस। लेकिन वॉर्म्स क्या होते हैं? जस्ट वॉर्म्स और वायरस दोनों ही मालवेयर के अंदर आते हैं, लेकिन वॉर्म्स अलग होता है वायरसेस से। तो जैसे कि मैंने बताया वायरसेस हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, हैकर को एक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन वॉर्म्स को ऐसा कुछ नहीं। एक बार छोड़ दिया हमने वॉर्म्स को, वो हमारे पूरे नेटवर्क को ही तबाह कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में गलती से वॉर्म आ गया तो उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद बाय खुद एक्टिवेट हो जाएगा। और खुद बाय खुद अगर हमारा पीसी हमारे फ़ोन से कनेक्ट है तो वायरस ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन में जा जाएगा। हमारा फ़ोन किसी और से कनेक्ट है तो ऑटोमेटिकली वो स्प्रेड होते रहता है और डैमेज करते रहता है। वॉर्म और वायरसेस में यही फ़र्क है। सो ये इंडिपेंडेंटली होता है और हमारा वायरस डिपेंडेंट होता है हैकर पे। तो अब बात करते हैं बॉट्स के बारे में। सो एवरीवन नोज़ कि हम अपने काम ज़्यादातर मशीनों से करवाना पसंद करते क्योंकि वो ऑटोमेटेड होते और जल्दी कर देते। तो ये हैकर्स, ये इन साइबर वर्ल्ड में भी बॉट्स का भी बहुत काम होता है। इन साइबर वर्ल्ड में भी बॉट्स का बहुत ही मेन रोल प्ले होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ हमें बार बार वही करना पड़ रहा है और हमारा टाइम जा रहा है तो हम ऑटोमेशन यूज़ करते। हैकर्स भी वही करते, बॉट्स का यूज़ करते और हमारे सिस्टम को डैमेज कर देते या फिर सीपीयू यूजेस को बढ़ा देते और उसके वजह से हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बॉट्स आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज। तो जैसा कि मैंने बताया, एक बार वो इम्प्लीमेंट कर देंगे और हमारे कंप्यूटर्स को वो हैंडल कर लेंगे बॉट्स, और जो भी इंस्ट्रक्शन उसने बॉट्स को दिया होगा वो करेगा। अगर सिस्टम क्रैश का है तो वो सीपीयू यूजेस बढ़ाता रहेगा और सिस्टम क्रैश हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बॉट्स डिनाइल ऑफ सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है DDoS के बारे में, तो मैंने पिछली बार बताया था। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आगे DDoS और DOS देखेंगे क्या होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात अब बात कर लेते हैं हम हैशिंग फंक्शन एंड वैल्यूज़ के बारे में। तो बहुत से लोगों ने और बहुत जनों ने आपको ये कहा होगा हमारे पासवर्ड्स नॉर्मली सेव नहीं करना चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट में सेव नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारे पास एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री क्या करती है, सारे यूज़र डेटा को इनपुट लेती है। फॉर एग्जांपल ये फेसबुक है, तो फेसबुक पे सब लोग लॉगिन करते हैं, उस फेसबुक के पास सबकी यूज़र और आईडी होता है, तो वो सब लोग इसमें इनपुट करेंगे। तो फिर हमारे यूज़र्स के डेटा जो भी है वो इन फॉर्मेट में सेव होता है। फॉर एग्जांपल ये सब पासवर्ड्स है, तो हमारे पासवर्ड यहाँ पे क्या है, Ravi@123। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में सेव नहीं होना चाहिए,
तो उसे हम सेव करते हैं हमारे हैश फंक्शन में। तो ये रिवर्सिबल होता है, तो एक बार ये हैश में कन्वर्ट हो गया तो हम हैश से पता नहीं लगा सकते कि ये असल में क्या है, मतलब इसका नॉर्मल टेक्स्ट क्या था। तो फिर हमारे आजकल के जो भी डिजिटल यानी कि जो टॉप लेवल की कंपनीज है वो क्या करती है, सिर्फ हैशेस को सेव करती है। और उससे फ़ायदा क्या होता है, अगर हमारा कोई भी यूज़र इनपुट देगा पासवर्ड में तो वो पासवर्ड हैश में कन्वर्ट होगा और ये मैच करेंगे, दोनों मैच हो गए तो वो उसे एक्सेस मिल जाएगा। यूज़र तो यही टाइप करेगा ravi@123, फिर वो हैश में कन्वर्ट कर देगा किसी भी एल्गोरिदम से। फॉर एग्जांपल वो टेक्स्ट है ना, किसी और टेक्स्ट में और कुछ 2-4 ऐड हो जाते, फिर वो टेक्स्ट इस तरीके से दिखने लगता है, तो कोई भी हैकर इसे देख के नहीं बता सकता असल में पासवर्ड क्या है। तो फिर जो भी यूज़र यहाँ पे टाइप करेगा इनपुट में वो इससे कंपेयर होते हैं, अगर दोनों का सेम है तो वो फेसबुक को लॉगिन कर जाएगा, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं रखते हमारे पासवर्ड्स। अब बात कर लेते हैं हम कॉमन टाइप्स ऑफ अटैक्स के बारे में, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी किया था, तो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कुछ टॉपिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम DDoS, जैसे कि हमने पीछे बताया कि बॉट्स का क्या यूज़ होता है, तो DDoS में यूज़ होता है। और उसके बाद हम देखेंगे MITM यानी कि मैन इन द मिडल अटैक के बारे में, और फिर देखेंगे ईमेल अटैक होते हैं, आखिर क्या होते हैं ये हमारे ईमेल अटैक, और लास्ट में देखेंगे पासवर्ड्स अटैक जो कि बहुत ही खतरनाक होता है हर एक यूज़र के लिए। सो आइए शुरू करते हैं। तो DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, तो ये एक DOS का अपग्रेडेड वर्जन होता है। तो आइए इसे एक एग्जांपल यानी कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझ लेते हैं आखिर में ये होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा हैकर क्या करता है, एक बॉट को इंक्लूड करता है कि हमें बहुत सारे सिस्टम्स को हैक करना है, और पर्टिकुलर वो प्रोग्राम कर दे ऐसे ऐसे हैक करना है, वो पर्टिकुलर सेट्स बता देता है। तो वो बॉट है ना, एक सर्वर को यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर बहुत सारे सर्वर्स को हैक कर लेते, जो कि अब बॉट्स के कंट्रोल में है और बॉट हैकर के कंट्रोल में। तो हमारा हैकर इसे इंस्ट्रक्शन देगा कि हमें पर्टिकुलर एक वेबसाइट पे अटैक करना है। तो देखो हर चीज़ की एक लिमिट कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल आपके पीसी का कोई ना कोई स्टोरेज होगा, आपके फ़ोन का कोई ना कोई स्टोरेज होगा, तो फिर उसमें हम कुछ ज़्यादा ही भरने लगेंगे तो वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा ना। तो ऐसा ही कुछ क्या करते, तो फिर हमारा ये एक वेबसाइट है और उस पर ये बहुत सारे यूज़र्स और बहुत सारे पैकेट्स सेंड करने लगते, फ्लडिंग करने लगते, जिससे सिस्टम हैंग हो जाता है और सिस्टम और लोड संभाल नहीं पाता है और फिर वो ख़त्म क्रैश हो जाता है। तो हमारा जो भी यूज़र है वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा और फिर आगे का जो भी अटैक है वो हमारा हैकर देख लेता है। तो फिलहाल तो DDoS का मतलब कोई भी वेबसाइट या सर्वर को डाउन करना होता है। सो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, जो बहुत सारे सिस्टम हम यूज़ करते हैं किसी एक वेबसाइट यानी कि एक सर्वर को डाउन करने के लिए, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस कहेंगे। और DOS मतलब नॉर्मल हैकर अपने कंप्यूटर से नॉर्मल सर्वर को डाउन करने की कोशिश करेगा। अब बात कर लेते हैं MITM के बारे में, जो कि ये भी बहुत खतरनाक होता है। सो इसका फुल फॉर्म होगा मैन इन द मिडल अटैक। तो असल में ये होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप यूज़र हो और आप बैंक को एक्सेस कर रहे हो, नॉर्मली यही होता है, ठीक है। आप जो भी क्रेडेंशियल डालोगे बैंक के पास जाएगा, आपको पैसा भेजना है किसी को, तो आप अमाउंट टाइप करोगे, उसका बैंक डिटेल टाइप करोगे, बैंक के पास जाएगा, बैंक समझ लेगा हाँ ऐसे 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 इतना इतना पैसा भेजना है। तो MITM में क्या होता है, तो MITM आपके आपका हैकर जो हैकर है वो आपके नेटवर्क में घुस जाता है और फिर कुछ DNS पॉइजनिंग और जो भी करता है वो अटैक। तो उससे क्या होता है, आपके पैकेट्स डायरेक्ट बैंक के पास नहीं जाते। आपके पैकेट्स यानी कि आपकी रिक्वेस्ट है किसी को पैसे भेजने, तो पहले हमारे हैकर के पास जाएगा, हैकर देखेगा उसे भेजना है नहीं भेजना, फिर वो उसे बैंक के पास भेजेगा। तो इसमें हैकर का क्या फ़ायदा होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी को पैसा भेज रहे हो या फिर क्रेडेंशियल टाइप कर रहे हो, तो पहले जाएगा, अगर क्रेडेंशियल आप टाइप कर रहे हो तो ये देख लेगा क्या है, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, या फिर आप किसी को पैसे भेज रहे हो तो आपने वहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन किया है और अमाउंट, तो ये क्या करेगा हैकर, उसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देगा और फिर अमाउंट बढ़ा देगा और बैंक के पास जाएगा, अरे ये तो यूज़र से आया है, ठीक है, वो पैसे हैकर के पास आ जाएंगे। तो ये होता है MITM में हैकर बीच में आ जाता है नेटवर्क में और सब कुछ मॉनिटर करता है क्या चल रहा है नेटवर्क में, यूज़र क्या क्या सर्व कर रहा है। सो यही होता है MITM। तो अब बात करते हैं हम पासवर्ड अटैक्स के बारे में। तो पासवर्ड अटैक्स नॉर्मली क्या होते हैं, हम पासवर्ड्स को क्रैक करते, तो यहाँ पे कई सारे कॉमन अटैक्स है पासवर्ड के, कौन से टाइप के अटैक होते हैं। तो सबसे पहले हमारा डिक्शनरी अटैक है, उसके बाद ब्रूट फोर्स अटैक है, और यहाँ पे की लॉगर भी है, और शोल्डर सर्फिंग है, और फिर यहाँ पे रेनबो टेबल से। तो हम इनके बारे में आगे देखेंगे, पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं।
Sometimes it's just a guess after the observing the person behavior and lifestyle what is the password might be. तो ये डिक्शनरी अटैक में आ जाता है। हम सेट ऑफ, अगर हमें पता है ये बंदा इसी टाइप में पासवर्ड रखते हैं तो हम हमारे दिमाग में जितने पासवर्ड आएंगे 10-12 उसे हम एक लिस्ट में लिख देंगे और एक एक करके हम ट्राई करेंगे कौन सा तो मैच कर जाएगा। तो ऐसे ही पासवर्ड्स अटैक होते हैं। तो आइए हम इन अटैक्स के बारे में देख लेते हैं कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी अटैक के बारे में बात करते हैं। इन दिस मेथड वी हैंडल द एवरी पासवर्ड दैट इज़ पॉसिबल थ्रू द डिक्शनरी। तो हम सेट ऑफ डिक्शनरी बना लेते हैं पूरी ए से लेके जेड तक। हमें जो भी पासवर्ड यूज़र के बारे में पता है, या फिर उसके कैट का नाम पासवर्ड हो सकता है, या फिर उसके गाड़ी का, या फिर बर्थ डेट, या फिर उसके नाम के आगे कोई नंबर है। तो ऐसा हम पूरी डिक्शनरी बना लेते हैं जितने भी हमसे पॉसिबिलिटीज़ बनती है, और उस डिक्शनरी को हम इनपुट में दे देते हैं। फिर वो कंप्यूटर फास्टली सारे पासवर्ड ट्राई करते जाते हैं, और अगर उसमें से कोई पासवर्ड हुआ तो वो हैक हो जाएगा। सो इसीलिए कहा जाता है पासवर्ड सेम ना रखा करो और गेसेबल पासवर्ड मत रखो। और अब बात करते हैं ब्रूट फोर्स के बारे में। तो जैसे कि हमने डिक्शनरी पासवर्ड्स के बारे में बात किया, तो वो असल में टाइम तो कम लेता है, लेकिन कोई इतना गारंटी नहीं है कि वो पासवर्ड उसी में से उसे मिल जाएगा। लेकिन ब्रूट फोर्स का ये है कि वो टाइम तो बहुत लेता है, लेकिन उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक से हमें पासवर्ड मिल जाएगा। तो हमें जस्ट इतना पता है कि राहुल के आगे, राहुल @ उसके आगे कुछ तो नंबर ही रखता है वो। तो हम क्या करेंगे, उसके आगे के जो भी नंबर है सारे पॉसिबल ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल राहुल @001, राहुल @002, राहुल @003। ऐसे करके हम सारे पॉसिबल लास्ट में पूछेंगे राहुल @999। इन्हीं के पीछे में इसका पासवर्ड होगा राहुल का। तो फिर वो ऐसे हैक हो जाएगा राहुल। सो इसे हम ब्रूट फोर्स कहेंगे। सारे पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करते हैं ब्रूट फोर्स में। तो अब बात करते हैं हम की लॉगर के बारे में। तो फिर हमारा की लॉगर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हैकर इम्प्लीमेंट, यानी कि वो खुद से प्रोग्राम या फिर कहीं से भी लेके हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर देता है। तो जब भी हम की स्ट्रोक्स, यानी कि जब भी हम की टाइप करेंगे हमारे कीबोर्ड में, तो हमारा जो भी इनपुट है, तो वो इनपुट हमारे हैकर्स को मेल के थ्रू या फिर जो भी उसका सिस्टम उसने किया रहेगा उससे उसे पता चल जाएगा कि ये यूज़र यहाँ ये टाइप कर रहा है। तो अब जब भी यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करोगे तो वो हैकर के पास भी चला जाता है, जो कि सही नहीं है। यही होता है की लॉगर, जो हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और सारे हमारे इनपुट्स हैकर के पास चले जाते हैं। तो अब बात करते हैं शोल्डर सर्फिंग के बारे में। तो नॉर्मल से आपको पता लग रहा होगा, कोई अगर हम एयरपोर्ट पे या फिर कैफेटेरिया में बैठे होंगे, तो जब भी हम टाइप कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमारे पीछे से भी देख सकता है हमारे पासवर्ड्स। तो हमारे जस्ट शोल्डर के पीछे से भी कोई भी हमारा पासवर्ड देख सकता है, तो उसे ही हम शोल्डर सर्फिंग कहेंगे। तो हमें हमेशा पासवर्ड नॉर्मली टाइप नहीं करना चाहिए सबके सामने, ताकि कोई उसका गलत फ़ायदा उठा पाए बाद में। तो ये होता है नॉर्मली शोल्डर सर्फिंग, जो नॉर्मली हमारे पासवर्ड्स को पीछे से देख लेता है या फिर और फिर उसके बाद उसका मिस यूज़ करता है। तो अब बात कर लेते हैं हम रेनबो टेबल्स के बारे में। रेनबो टेबल्स क्या होता है, जैसे कि ये भी पासवर्ड्स अटैक में आता है। तो जैसे कि हमने पीछे देखा था हैश वैल्यू में, तो सब लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड्स को हैशेस में कन्वर्ट करके रखते। तो अभी हैकर को हैश तो मिल गया, लेकिन वो पता नहीं लगा पाएगा कि ये हैश है क्या, ये पासवर्ड क्या है, उसे समझ में नहीं आएगा। तो रेनबो टेबल्स में असल में क्या होता है, ये एक टाइप की डिक्शनरी होती है जिसमें पासवर्ड और उसके हैश लिखे होते हैं। तो फिर अटैकर है ना, अटैक कर देता है और फिर वो मैच करता है, ये हैश उस हैश से मिल गया जो कि सिस्टम में है, इसका मतलब उसका पासवर्ड ये है। अगर ये वाला उससे मैच कर गया तो उसका पासवर्ड ये है। तो रेनबो टेबल्स असल में एक पासवर्ड और उसकी हैश को कंटेन करता है और फास्टली एल्गोरिदम से अटैक करते जाता है। जो भी हैश मैच हो गया तो उसका जो भी पासवर्ड है यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, उसे हम कहेंगे रेनबो टेबल, जो कि सेट ऑफ एक डिक्शनरी है। तो अब बात करते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। तो सोशल इंजीनियरिंग कोई एक नॉर्मली साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो नॉर्मली कोई भी समझेगा एक टेक अटैक होगा, लेकिन नहीं, सोशल इंजीनियरिंग एक टेक अटैक नहीं, ये मैनिपुलेट करता है इंसानों को। फॉर एग्जांपल एक अटैकर है जो आपके क्लोज आएगा, आपसे अच्छे से बात करेगा, वो ऐसा दिखाएगा कि उसे आपकी चिंता है, तो फिर आप एक दूसरे से सब कुछ शेयर करने लगोगे। हालांकि हैकर तो अपने डिटेल्स असली में नहीं बताएगा, तो लेकिन आप उसे बताने लगोगे, तो वो आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको कंट्रोल करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये आप कर रहे हो, लेकिन वो हैकर करवाता है। फिर वो ब्रेन वॉश हो, चाहे कोई भी आपसे वो बात करेगा पर्सनली, और आप उससे
उसको अपनी डिटेल्स दे दोगे। मुझे तो नहीं लगता कि आप उसे अपनी डिटेल्स दे दोगे, तो आपको किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आइए हम देख लेते पहले ईमेल कैसे काम करते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे ईमेल अटैक्स। तो ईमेल जस्ट नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान के लिए जनरली यही होता होगा कि एक फॉर एग्जांपल भावेश है, उसे मेल भेजना है किसी को, तो वो मेल भेज देगा, और गीतिका जिसको भेजना है फॉर एग्जांपल गीतिका, तो गीतिका के पास वो मेल चला जाएगा। नॉर्मल इंसान को यही लगेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इसके पीछे भी बहुत पीछे सिस्टम सर्वर्स होते हैं जो कि काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हमारा भावेश मेल भेजेगा, तो सबसे पहले जाएगा वो मेल सर्वर के पास। तो मेल सर्वर उसे कहाँ पे जाना है उसके लिए वो आईपी पता करेगा डीएनएस सर्वर से। तो डीएनएस सर्वर से पूछेगा भाई तुझे आईपी पता है कि ये मुझे गीतिका को मेल भेजना है। तो हमारा डीएनएस बहुत स्मार्ट होता है, उसके पास सारे लिस्ट होते हैं, सारे पर्चियाँ होते हैं, तो वो खोल के बता देता है हाँ भाई ये है मेरे पास। तो फिर मेल सर्वर रिसीवर के मेल सर्वर पे जाता है। ये हमारा सेंडर का मेल सर्वर है और ये हमारे रिसीवर का। तो फिर हमारा रिसीवर रिसीव करके हमारे जो भी पर्सन है उसे वो मेल भेज देगा। तो नॉर्मली हमारा मेल सर्वर SMTP यूज़ करता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यहाँ पे पॉप या IMAP यूज़ होता है। तो आप इस पे अभी ध्यान मत दीजिए, मैं बाद में उसे कवर कर दूंगा अगली वीडियो में SMTP और IMAP के बारे में। तो नॉर्मली ऐसा होता है। तो आप एक और बार देख लीजिए, पहले हमारा मेल भेजेगा, वो एक सर्वर के पास जाएगा जो कि सेंडर मेल सर्वर होता है, और फिर वो मेल सर्वर हमारे डीएनएस सर्वर पे जाएगा, डीएनएस हमारी आईपी दे देगा, उसके बाद हमारा रिसीवर का मेल सर्वर आएगा, और फिर हमारे यानी कि जो भी रिसीवर है उसे मिल जाएगा हमारा मेल। तो अब हमने समझ लिया ईमेल कैसे जाता है, ईमेल क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम ईमेल अटैक के बारे में। तो पहला अटैक है हमारा फिशिंग अटैक, उसके बाद स्पूफिंग अटैक, और फिर लास्ट में आता है ईमेल। तो फिशिंग क्या होता है, नॉर्मली आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो हैकर क्या करता है, सेम एग्जैक्टली वही वेबसाइट बनाता है, और आपको लगता है कि वो रियल वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल अमेज़न के सेम वेबसाइट बनाएगा और आपको लगेगा कि वो अमेज़न की, तो आप उस पर नॉर्मली आपके बैंक की डिटेल्स, आपको पेमेंट्स जो भी आप टाइप कर दोगे, या फिर उसने फेसबुक का सेम वेब पेज बना दिया तो आपको लगेगा ये फेसबुक है, आप उस पर क्रेडेंशियल डालोगे और वो क्रेडेंशियल हमारे हैकर के पास चला जाता है। तो नॉर्मली हमारा फिशिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जब हम फिशिंग करते हैं तो हम चारा लगाते हैं और फिश को लगता है ये चारा है, लेकिन वो चारा नहीं होता, वो मछली पकड़ने वाला फिशर रहता है। सो मछली को ऐसे कैच कर लेता है। तो वही हमारा अटैकर चारा बिछाता है। फॉर एग्जांपल आपको मेल आएगा, कहेंगे कि आप यहाँ इतनी लॉटरी जीत चुके हैं, तो आप यहाँ पे अपने अपने डिटेल्स डाल दो, आपका जो भी डिटेल्स है आप डाल दो। तो वो डिटेल्स कोई लॉटरी वाले के पास नहीं, इनके पास चला जाता है। तो फिशिंग अटैक ज़्यादातर मेल से ही होता है, मेल पे सेंड किया जाता है आपका पासवर्ड रीसेट हो गया है या फिर आपका पासवर्ड खतरे में है, तो आप प्लीज़ अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और पासवर्ड चेंज करोगे, वो इनके पास चला जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि बता रहा है हाई सर्वरिटी अलर्ट हैज़ बिन ट्रिगर्ड, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आया है। सो आपको नॉर्मली ये लग रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे भेजा है, लेकिन नहीं, ये एक फिशिंग मेल है। आपको डिटेल्स में देखना पड़ेगा आपने सही में आपका ये है, तो आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा कि सही में ये मेल हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने भेजा है या किसी अटैकर ने। सो हमें फिशिंग अटैक से बच के रहना है। तो अब बात करते स्पूफिंग के बारे में। तो स्पूफिंग जस्ट आपको एक फ़ोन आएगा, आपको कहेंगे कि मैं आपके कंपनी का बॉस बोल रहा हूँ, तो कुछ डिटेल्स आपके पास है, प्लीज़ हमें वो दे दीजिए। तो जस्ट वो ये दिखाना चाहते हैकर्स कि वो आपके कोई करीबी इंसान है या फिर आप उन्हें जानते हो, वही इंसान है ये, और आपसे डिटेल्स ले लेते हैं, हम उसे स्पूफिंग अटैक कहते हैं। तो नॉर्मली आपको फंसाया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपका दोस्त रवि है, तो वो दिखाएंगे कि रवि चैट पे बात कर रहा है, व्हाट्सएप चैट पे, और आप तो नॉर्मली समझोगे रवि है, तो आप रवि से क्या छुपाना, आप जो भी शेयर करोगे वो अटैकर्स के पास चला जाता है। वो दिखाते हैं कि वो आपके पहचान के, तो उसे हम स्पूफिंग अटैक कहेंगे। और फिर लास्ट में आता है हमारा ईमेल अटैचमेंट अटैक। तो इसमें क्या होता है, ईमेल में अटैचमेंट यानी कि अब आप पहले तो सिर्फ हम ईमेल मैसेज चैट या फिर कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आजकल हम कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल वीडियोस ये भी शेयर कर सकते हैं हम ईमेल पे। तो ये भी तो हो सकता है अटैचमेंट में कोई वायरस या मॉलवेयर अटैच कर दे और आप उसे डाउनलोड कर दे, जिससे आपका सिस्टम हैक हो जाएगा या फिर क्रैश हो जाएगा, तो उसे हम ईमेल अटैचमेंट में कंसिडर करेंगे। सो आपने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया होगा, ये हमारे कोर्स का सेकंड वीडियो था। सो आई गेस आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपने नोट्स बनाया होगा। सो आई विल से दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग रियली, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।